अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं सिंक की सफाई कर रही थी, टैप वगैरह मैंने अच्छे से वॉश की। अच्छा, पिछला मैंने ना मिनी व्लॉग शेयर किया था ना, वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने बातें की कि आपका सिंक और टैप बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो मैंने कहा बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, ये वाकई बहुत गंदी रहती है। एक्चुअली मेरी जो हेल्पर है ना, वो दरअसल बर्तन वॉश करती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि बर्तन वॉश करने के बाद ना सिंक और टैप को ना अच्छे से वॉश किया करो। तो वो मुझे कहती है कि हाँ मैं करती हूँ, मैं रोज़ाना करती हूँ। मैंने कहा चले ठीक है, मैं उसकी बात मान लेती थी कि अच्छा करती होगी। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू की ना, तो उसने कभी भी नहीं वॉश किया था, ना सिंक को कभी वॉश किया था, ना ही टैप उसने कभी वॉश की। और इतना अरसा हो गया उसको बर्तन वॉश करते हुए। फिर मैंने एक दिन उसको कह दिया, मैंने कहा मैंने तो आपके ऊपर नज़र रखी हो, तो मैं तो बड़े अरसे से देख रही हूँ, आप तो वॉश ही नहीं करती हो। फिर काफ़ी वो शर्मिंदा सी हुई और फिर उसने ना सिंक साफ़ करना शुरू किया। आप देखें थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब आप सिंक साफ़ ही नहीं करेंगे, उसको अच्छी तरह मांजेंगे ही नहीं, तो वो साफ़ कैसे रहेगा। एक्चुअली सिंक तो वैसे ही गंदा था ना, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, ये ऐसे ही था, गंदा ही था। तो लेकिन अगर सिंक डेली साफ़ हो ना, अच्छी से इसके ऊपर जाली मारी जाए, साबुन से धोया जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना साफ़ हो जाता है। हफ्ता 10 दिन, महीने बाद, 2-4 महीनों में ये चमक जाता है। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा 1 साल होने वाला इस घर में आए हुए, 1 साल बल्कि हो गया है, तो सिंक अभी तक नहीं चमका, तो आप साफ़ नहीं ना करती अच्छी तरह से। तो अगर आप डेली करती होती ना, तो अब तक चमक जाना था। तो अब शुक्र है कि वो डेली करने लगी है, और मैंने फिर उसको करके दिखाया। मैंने कहा ऐसे करते हैं। फिर अब मैं उस पर नज़र रखती हूँ और अपनी निगरानी में ना रोज़ाना साफ़ करवाती हूँ उससे। तो फिर आज मैंने कबर्ड्स भी साफ़ करने थे, ये भी मैंने इससे साफ़ करवाया, क्योंकि ये ना काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी अंदर से ना। क्योंकि आपको पता है किचन हम कितना ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रमज़ान गुजरा, रमज़ान से पहले तो मैंने करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर ईद वगैरह आ गई, फिर टाइम ही नहीं मिला ना सफाई वगैरह का। तो आज मैंने इसको कहा, मैंने कहा सारे सामान बर्तन निकाल के ना इसको अच्छी तरह से साफ़ करो, और स्पंज के साथ ना अच्छी तरह से। इधर ना इतनी ज़्यादा चिकनाई वगैरह जम जाती है, हालांकि हम डेली बेसिस पे कर भी रहे होते हैं हल्का फुल्का, लेकिन डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिर मैं पास खड़े होकर इसी से करवाती हूँ। अगर मैं थोड़ा थोड़ा इधर हो जाऊँ ना, तो बस ये करके तो वो हो जाती है, दाग भी नहीं उतारती। फिर कहती है ये उतर नहीं रहा था। मैंने कहा मैं उतार के दिखाऊँ फिर फिर उतर जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर सारे बर्तन मैंने इससे सेट करवाए। और एक मेरा ना ये उसका खाना मैंने लैदा लगाया हुआ, जहाँ बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं। और ये दूसरा है, यहाँ पे ना मैं अपना चैनल का सामान रखती हूँ, मेरा कुकिंग का जो सामान होता है ना, बेकिंग का, वो वाला ये मैंने खुद सेट किया। फिर अभी मैं बैठ के ना यही सेट कर रही थी, साथ साथ मैंने वीडियो बनाई है। नीचे ये देखिए कितना मैस हुआ हुआ, सारा मैंने सामान बाहर निकाला पहले, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है जब मेरी हेल्पर सामान वगैरह ना ऐसे ही अंदर फेंक देती है, कभी सेट करके नहीं रखती। तो मैंने कहा मैं खुद साफ़ करूँगी और मैं इसको बताऊँगी कि ऐसे सामान होना चाहिए हमेशा। फिर बेकिंग वाली चीज़ें एक साइड पे रखी, फिर बाकी दूसरी साइड पे रखी हूँ, ऊपर सारा सामान मैंने खुद सेट किया। ये खाना ना सिर्फ मेरा है और मैं ही इसकी सेटिंग करती हूँ, मैं ही सफाई करके रखती हूँ, और मैं ये हेल्पर्स पे नहीं छोड़ती, मैं खुद इसको क्लीन करती हूँ और सेटिंग भी इसकी। फिर मैंने ये शीट वगैरह क्योंकि अंदर बिछाई हुई है ना, तो ये सारी साफ़ करवाई निकलवा के ना, तो गीले कपड़े से, ताकि किचन अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो जाए। क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम 24 घंटे ही तकरीबन हमारा किचन यूज़ हो रहा होता है घर में, तो इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। खैर यहाँ पे सारी सफाई वगैरह का जो है वो काम ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चले फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये थी फाइनल लुक, ये सारी सेटिंग हो गई थी, ये मैंने खुद सेटिंग करवाई थी इस तरह से। मैं बहुत ज़्यादा ये एयर टाइट बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। आपको पता है किचन का कुकिंग का भी काम है, तो ये मेरी एक साइड पर ये पड़ी होती हैं ट्रेज़ वगैरह, जिसमें मैं आइस क्यूब और लहसुन अदरक और अंडों वाली ट्रे, ये सारी चीज़ें एक साइड पे होती है, एक साइड पे एयर टाइट बॉक्सेस वगैरह होते हैं। तो ये पूरा खाना मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है नीचे। फिर मेरी कढ़ाई और बड़े वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये सारा साफ़ किया। मैंने कहा एक एक खाना करके ना डेली अब सफाई करेंगे। फिर ये वाला मैंने ये भी मैंने सारा सेट कर दिया था। ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं ना, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं सारी चीज़ों के। तो खैर ये सारी सफाई वगैरह तो यहाँ पे हो चुकी थी कंप्लीट। ये देखिए ये नीचे वाले भी मैंने सारे अच्छे से साफ़ करके ना सारी क्लीनिंग कर दी थी। और आप लोग बताएं आप महीने में कितनी दफ़ा क्लीनिंग करते हैं? मैं तो एक दफ़ा ही डीप क्लीनिंग करवाती हूँ, वैसे तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती रहती है। तो आज किचन के साथ साथ ना फ्रिज भी साफ़ होने वाला था, क्योंकि ईद के बाद ना मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया, रमज़ान से पहले का ही किया हुआ था। और ये देखिए कितनी आइस इसमें जम गई। ये जो हायर की फ्रिज है ना, इनमें आइस बहुत ज़्यादा जमती है, लेकिन इसकी एक बात अच्छी है कि ये ना बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है, इसको घंटों नहीं लगते। तो ये तकरीबन आधे घंटे से पहले ये सफाई इसकी हो जाती है। और अगर आपके फ्रीज़र में चीज़ें फ्रीज़ वाली पड़ी हैं ना, तो वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होती। मैं नीचे फ्रिज में रख के ना उसका डोर बंद करके तो फिर मैं फ्रीज़र साफ़ कर लेती हूँ। 15-20 मिनट ही मैक्सिमम लगते हैं, ये ना ईजिली साफ़ हो जाता है। फ्रिज खोल के ना पंखा चला दें तो बस आइस मेल्ट हो जाती है। और ये देखें अभी
अबिहा आज स्कूल नहीं गई थी, कह रही थी मामा मेरे पेट में दर्द है। बस बच्चों को बहाना चाहिए होता है ना छुट्टी का, वीक में एक बार तो इसने छुट्टी करनी ही होती है। तो अभी फ्रिज जब खोला तो साथ ही आगे मैं साफ़ करूँगी। मैंने कहा आपके पेट में तो दर्द थी, कहती नहीं अब नहीं हो रहा, वो सुबह ही हो रहा था। मैंने कहा बच्चों के बहाने देखो। तो खैर इसको इसकी मौजें लग जाती है ना जब फ्रिज साफ़ करनी होती है, ये सारी आइस निकालती है। मैंने कहा चलो अभी हाँ आपने मेरा ना काम जो है ना वो आसान कर दिया, चलो आप निकालो। इसने सारी आइस निकाली है, उसको सारा वो जो अंदर होती है ना प्लास्टिक वाली चम्मच, उसके साथ इसने सारी निकाली। और अब इसके साथ ना बैठ के ये खेलेगी। इसको बहुत शौक है आइस के साथ ना, घर बनाती है और मुख्तलिफ चीज़ें करके अपना शौक़ पूरा करती है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ किया, और या ये हेल्पर से नहीं मैं करवाती, फ्रिज मैं खुद ही साफ़ करती होती हूँ क्योंकि मुझे ना तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ पे अभी खेल रही है और पानी पानी किया हुआ था। मैंने कहा चलो खैर खेल लो, बाद में सफाई कर लेंगे। फिर सारी फ्रिज को साफ़ करने के बाद ये मैंने लैदा से टॉवल रखा हुआ ना फ्रिज की सफाई के लिए, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है। अभी सिरका डाल के ना मैं पूरे फ्रिज में मार देती हूँ कपड़ा। आपको पता है इससे ना फ्रिज की जो स्मेल थोड़ी बहुत होती है ना फ्रिज में जो आ रही होती है वो बिल्कुल नहीं आती। या फिर ऐसा करें वो बेकिंग सोडा जो होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के ना उसका कपड़े के साथ वो भी आप सारे अगर फ्रिज में मार दें ना, उससे एक तो खुशबू आती है और दूसरा ये कि स्मेल नहीं आती, स्मेल मर जाती है, चली जाती है। फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी सिरका अकेला डाल के वो भी कर देती हूँ, थोड़ा सा कतरे डाल के ना पूरे फ्रिज में मार दिया। या फिर बेकिंग पाउडर के अंदर भी आप सिरका डाल के ना, सॉरी बेकिंग सोडे के अंदर उस वो भी मार देंगे ना तो उससे भी स्मेल नहीं आएगी। दोनों खानों में ना इसी तरह मैं कर लेती हूँ। तो अभी फ्रीज़र साफ़ किया, उसके बाद फ्रिज भी साफ़ की। तो वीडियो मैं कम ही बनाती हूँ फिर क्योंकि फिर काम लटक जाता है ना, वीडियोज़ भी साथ साथ बन रही हूँ, तो बस ऐसे थोड़ी बहुत ही बनाई थी। तो सफाई वगैरह से फारिग हो गया तो अभी मैं खाने की तरफ आ गई थी। अभी है काफ़ी दिनों से दरअसल कह रही थी मामा फ्राइड राइस बना ले। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे ना उधर रेस्टोरेंट में, इसको बहुत ज़्यादा वो वाले पसंद आए थे। तो मैंने ना सब्जियों को चॉप करके बनाया इस दफ़ा, क्योंकि उन्होंने भी ना सब्जियां ऐसे गाजर डाली हुई थी ना, वो चॉप की हुई डाली हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं भी चॉप करके बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर प्याज रखा और देसी स्टाइल में बना रही हूँ मैं, वो बॉयल चावलों के साथ नहीं बना रही। तो मैंने इसके अंदर प्याज के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और बोनलेस चिकन थोड़ा सा था वो डाला। अब तो चिकन भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया हुआ कि बंदा क्या खाए। उसके बाद फिर मैंने एक चिकन क्यूब डाल दिया था इसके अंदर, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। वो डालने के बाद फिर इसमें मैंने नमक और काली मिर्च बस डाली थी, पानी डाल के तो बस इसको पकाऊंगी। अच्छा, मैंने सब्जियों को इसलिए चॉप किया कि हमारे यहाँ बच्चे आपको पता है अक्सर सब्जियाँ नहीं खाते, तो ये आइडिया बेहतरीन है कि आप सब्जियों को चॉप करके बच्चों को खिला दिया करें। बच्चे फिर खा लेते हैं, उनको निकालनी नहीं पड़ती। जैसे अगर आप स्पेगेटी नूडल्स या कुछ भी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, या फिर सब्जियों वाले कबाब, या फिर आलू के अंदर आलू के मिक्सचर में आपने सब्ज़ी डालनी हो तो चॉप करके डाला करें। तो चॉपर के साथ ना चॉप करके डाली तो बच्चे बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अब मैं अबिहा को ऐसे खिलाती हूँ तो अबिहा ने कभी नहीं निकाली सब्जियाँ। तो बस यहाँ पे बॉयल आ गया था, मैंने चावल डाल दिए। उसके बाद फिर मैंने एंड पे सब्जियाँ डाली थी, क्योंकि ये हमारी दूसरी चॉप की हुई सब्जियाँ ना तो हम साथ ही नहीं डालेंगे। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा ना, 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, 3.5 मैंने पानी डाला, और उसके बाद फिर मैंने एंड पे सब्जियाँ डाल के ना तो मिक्स करके तो बस दम लगा दूंगी। एंड पे इसलिए डाली है कि इन सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही चॉप हुई हुई हैं। और सोया सॉस सिरका बाद में डाल दिया आखिर में। मुझे ना बॉयल किए हुए चावल पता नहीं अच्छे नहीं लगते फ्राइड राइस में। अब मुझे देसी स्टाइल का ना ज़्यादा ये चावल ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो सोया सॉस सिरका एंड पे डाल के बस इसको पका लेंगे। इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे आपने वो दूसरे स्टाइल में बनाए हो ना, बल्कि ये ज़्यादा, मुझे तो यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ना बस इसको दम लगा के रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए। तो हमारे मज़ेदार से फ्राइड राइस जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो ये वाले तरीके से भी ना अभी बहुत शौक से खा लेती है, उसको बहुत अच्छे लगता है। ये देखिए ना सब्जियां अब इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही। अगर आप बड़े बड़े साइज़ की काट काट के डालेंगे ना तो बच्चों ने सारी सब्जियां साइड पे कर देनी है। बच्चों की आदत है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन मेरा तरीका अख्तियार किया करें बच्चे सब्जियाँ नहीं निकालेंगे। ये देखो बिल्कुल छोटी छोटी है, वो खा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इतनी छोटियाँ, और जो शिमला मिर्चें मैंने डाली थी वो तो सारी वो हो गई हैं सॉफ्ट ही हो गई, अंदर नज़र ही नहीं आ रही। क्योंकि वैसे भी अबिहा ने निकाल ही देनी थी ना अगर उसको नज़र आती तो। आज मैं ना बैठी ये सोच रही थी, मैंने कहा जैसे ही लड़की की शादी होती है ना, अभी शादी को 1-2 महीने ही गुजरते हैं ना तो लड़की की शामत आ जाती है, कमबख्ती उसकी आ जाती है। अगर ये व्लॉग छोटे बच्चे देख रहे हैं ना तो आप ना देखें, स्किप कर दें, क्योंकि ये बात ना बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बड़ों की है। तो लेडीज़, क्योंकि मेरे व्लॉग ज़्यादातर लेडीज़ ही देखती हैं तो मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, जैसे ही लड़की की शादी होती है ना 2-3 महीने गुजरते हैं ना, लड़की से एक ही सवाल सभी कर रहे होते हैं,
हाँ जी कोई गुड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है। अगर वो बाय चांस अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा लेट हो जाए, बेबी ना कंसीव कर पा रही हो, जैसे कि 5-6 महीने साल गुजरता है ना, तो फिर वो लड़की को ना ये लोग टॉन्ट कर करके ना डिप्रेशन में भेज देते हैं। वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाती है बेचारी। एक तो वो अपना घर बार छोड़ के दूसरे घर में आती है, वहाँ पे सेटल होने में उसको टाइम लगता है, दूसरी तरफ लोगों के सवालों के जवाब दे दे के वो बेचारी परेशान हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियाँ नहीं कंसीव कर पा रही होती, क्योंकि आजकल वैसे ही कुछ मसले मसाइल चल रहे होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। ससुराल वाले तो दूर, ये इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार होते हैं ना, यही दिमाग खा खा के ना वो लड़की बेचारी को ना इतना टॉन्ट करते हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। ये जो हमारी मामियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, सिर्फ हस्बैंड की भी और आपकी भी, ये बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं। ससुराल वालों तो समझ रहे होते हैं कि हाँ जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आउट ऑफ रिलेटिव होते हैं ना, मतलब आउट ऑफ फैमिली होते हैं, आउट ऑफ रिलेटिव नहीं कह रही, आउट ऑफ फैमिली के जो लोग होते हैं ना, मतलब ये सेकेंड रिलेशन में आते हैं ना, जैसे फूफियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ वगैरह, ये बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं। ये तो लड़की का जीना हराम करके रख देती हैं। अगर खुदा ना खास्ता बेबी ना कंसीव कर पा रही हो बेचारी बच्ची, और 2-4 साल 5 साल गुजर जाते हैं, फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में बेचारी बच्ची चली जाती है। फिर उसको कोई दम दरूद का बता रहा होता है, कोई वजीफ़े बता रहा होता है, कोई कहता है कि इस डॉक्टर से चेक करवा लो, फ़लाँ पीर से फूक मरवा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने उसको ना, मतलब वो उसकी ज़िंदगी अज़ाब बना देते हैं लोग, और वो बेचारी खुद बड़ी परेशान हो जाती है, इन लोगों के सवालों से ना तंग आ जाती है। और बाई चांस अगर ज़्यादा अरसा गुजर जाए तो बस समझ ले कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद, और फिर लड़के को मशवरे दिए जाते हैं कि दूसरी शादी कर लो। ये नहीं देखेंगे, हो सकता है कि मसला लड़के में हो, ज़रूरी नहीं कि लड़की में ही मसला होगा तो वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं ना, कुछ सासू माएँ ऐसी भी होती हैं कि वो अपने बेटों की दूसरी शादियां करवा देती हैं। और अगर कुछ मसले ऐसे भी होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेटियां हो जाती हैं, उसके बाद बेटा नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी ना दूसरी शादी करवा दी जाती है कि बेटा नहीं हो पा रहा। हालांकि ये जो औलाद होती है ना, ये मर्द की वजह से ही हो रही होती है। बेटा या बेटी जो भी होता है ना, ये मर्द के ही नसीब का होता है। औलाद हमेशा मर्द के नसीब की होती है, और जो रिज़्क होता है ना, वो औरत के नसीब से होता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छा, एक और बड़ा अलमिया जो मेरे साथ भी हुआ है, मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस करूं। एक तो ये है कि ना, चलो अल्लाह अल्लाह करके एक बच्चा हो जाता है आपका, साल बाद 2 साल बाद। जैसे मेरी शादी के 1 साल बाद, 1-1.5 साल के बाद माशाल्लाह अबीहा हो गई थी। 2 साल, एक दफ़ा तो वैसे ही मेरा मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद अबीहा फिर हुई। 2 साल तकरीबन लग गए थे ना। उसके बाद फिर अबीहा जब 3-4 साल की हुई ना, हमने 3 साल का वक्फ़ा किया था, उसके बाद हमने वक्फ़ा नहीं किया। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही ना लेट हो गया, मतलब बेबी नहीं कंसीव हो पाया। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है कि मुझे, मेरी यहाँ भी जो मामियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, मेरी और मेरे हस्बैंड की, उन्होंने इतने सवाल करना शुरू कर दिए। अभी तक लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं, मैं खुद बड़ी परेशान हुई। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक में ना मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ज़रूर, क्योंकि लोग छोड़ते ही नहीं है ना। जब आपका एक बच्चा 1 साल का, 2 साल का ही होता है ना, साथ ही पूछना शुरू कर देते, हाँ जी जी दूसरा बच्चा कब आएगा, दूसरा क्यों नहीं हो रहा। बंदा पूछे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, दूसरिਆਂ ਦੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों इंटरफेयर करते हो। पता नहीं, लोगों को समझ नहीं आती। वो बूढ़ी आंटियाँ जिनकी कब्र में टांगे होती हैं, वो बड़े सवाल कर रही होती हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा के लिए बच्चियों को जीने दें, उनकी ज़िंदगी ना ख़राब किया करें। क्यों आप उनको टॉर्चर करती रहती हैं, हर वक्त परेशान करती रहती हैं। अपनी तरफ तवज्जो दें, अपनी लाइफ को देखें, और अल्लाह तौबा करें। वैसे भी जो है ना, इंसान को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आंटियों बाजियों को मेरी बातें बुरी लगी हो तो लगती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सोसाइटी की रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये होता है कि जैसे ही दूसरा बच्चा मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, नहीं सेकेंड कंसीव हो पाता, क्योंकि आजकल मसले मसाइल इतने हैं कि नहीं हो पाता। मेरे साथ भी ये हुआ है कि मेरी बेटी अब 7वें साल में चली गई है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना, ये अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, या मेरे हस्बैंड का कोई कसूर है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जब चाहे औलाद से नवाजे और जब चाहे ना नवाजे, तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार करते हैं ख़वातीन को। आप लोग ना किया करें इस तरह के सवाल। ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद मेरा आज सिर्फ यही था कि अपनी सोच को बदलें, काइंडली अपनी सोच को बदलें, लोगों की लाइफ में ना इंटरफेयर किया करें, लोगों को ज़िंदगी जीने दे, बच्चियों को ज़िंदगी जीने दे। एक तो वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आपके पास आती हैं, दूसरा ये कि आप उनको इतना टॉन्ट करते हैं, डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं कुछ लोग। और दूसरा, आपको पता है ससुराल में जब नई लड़की आती है उसको एडजस्टमेंट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो एक दूसरा जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी एक अज़ाब ही है जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना। ये सच बात है, मैं किसी से नहीं डरती और मैं खुलेआम ही बात करती हूँ कि ये बिल्कुल सिस्टम अच्छा नहीं है। ये इंडिया से ही आया है, ये सिस्टम जो है ना, ये इंडिया का है। हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस्लाम तो कहता है कि जब बच्चा बालिग हो जाए उसकी शादी करके उसको अलहदा कर दो। इस्लाम नहीं कहता कि उसको साथ ही रखो सारी ज़िंदगी। अब भी चाहे आप लोग जब मिलते जुलते हैं ना, वो भी मिलने जुलने से रहते हैं। वो सगे भाई जो आपस में बड़े प्यार से रह रहे होते हैं ना शादी से पहले, वही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने होते हैं शादी के बाद। इससे अच्छा है कि आप लोग सेपरेट रहो, कम से कम आप लोग मिलते जुलते तो रहो, प्यार मोहब्बत तो हो ना आप लोगों के दरमियान। ये क्या कि आप लोगों ने साथ भी रहना है और लड़ना झगड़ना भी और ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेनी है एक दूसरे की। तो खैर ये वाला टॉपिक मैं फिर किसी दिन डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे जहन में, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे और लोग देखते हैं, मेरी ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि माशरे में थोड़ी सी चेंज आए, लोग बदलें, अपनी सोच को बदलें। बस ये आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारी ख़वातीन इससे रिलेट कर रही होती, बल्कि हर दूसरी खतून रिलेट कर रही होगी मेरी इस बात से ना, और इत्तेफाक करेगी। और कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि आप रिलेट करती हैं इस बात से जो मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस किया है। और दूसरा ये कि ये वो आंटियाँ, बाजियाँ, मामियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, इन सब से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 अपनी सोच को बदल लें और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, अपने काम से काम रखा करें, अल्लाह तौबा किया करें बस। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम बनाई थी, टॉपिक लंबा ही हो गया। और ये मैंने आपके लिए बनाई थी बहुत ही आसान तरीके से ना, फूड के चैनल पर इसकी रेसिपी शेयर की है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।